नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत के सबसे बिजी एयरपोर्ट को यहां पर टारगेट बनाया गया है, जहां पर जीपीएस स्पूफिंग अटैक किया गया है। ठीक है, दिल्ली का ये एयरपोर्ट है, दिल्ली का जो सबसे बिजी एयरपोर्ट है भारत का, और यहाँ पर जीपीएस स्पूफिंग की गई है। साथियों, जीपीएस स्पूफिंग है क्या, इसको कहते क्या है, ये क्या टर्म होता है, ये आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बैकग्राउंड में या फिर इसकी भूमिका के रूप में आप बस इतना समझ लीजिए, इसकी वजह से पूरा अफरा तफरी मच गया। कितनी फ्लाइट्स को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं होने दिया गया, उनको डाइवर्ट करके कहीं और भेजा गया। साथ में यहाँ पर मतलब जो फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ था, उसमें भी बहुत ज्यादा डिले हो गया। ठीक है, तो यह आप बेसिक समझ कर चलिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट हमला है और ये बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट में पिछले कई दिनों से जो है कि हो रहा है। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा टर्म क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीजें क्या होती है। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है मेरे साथियों, कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट बनाने में समय लगता है उसका मात्र और मात्र मोटिवेशन आपका एक सब्सक्राइब होता है। साथ ही अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है, अगर आप हमारे सहयोगी, सहयात्री या फिर क्या कहते हैं साथी बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप जो है कि हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी चीजें समझाते हैं। साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं आप 7 नवंबर की एक खबर है कि एयरलाइन रिपोर्ट्स सेवर जीपीएस स्पूफिंग ओवर दिल्ली फॉर 7 डेज, यानी कि 7 दिनों से यहाँ पर जीपीएस स्पूफिंग हो रही है नई दिल्ली के अंदर। ये जीपीएस स्पूफिंग क्या है, उससे पहले आप इसको एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड एक तरीके से समझ लीजिए, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखिए, नवंबर 2025 की शुरुआत में भारत का जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, वहां पर जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको कि आईजीआई कहा जाता है, यह नई दिल्ली का एक अभूतपूर्व जीपीएस जीएनएसएस स्पूफिंग हमला हुआ, जिससे उड़ान नेविगेशन सिस्टम बाधित हुआ। विमानों का यहाँ पर मार्ग परिवर्तन करना पड़ा, और जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, जो डीजीसीए है, इसने यहाँ पर तत्काल जांच भी इसकी शुरू कर दी है। साथियों, इस घटना ने उपग्रह नेविगेशन पर भारत की जो बढ़ती निर्भरता है उसको उजागर किया है। साथ ही जो नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा में गंभीर कमजोरियां हैं, उनको भी बाहर निकाल कर लेकर आया है कि इस तरीके का भी कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। साथियों, यह बेहद ही खतरनाक तरीके का हमला है। अच्छा, इस हमले को समझने से पहले आप यह समझिए कि जो एरोप्लेन है, वो जहाज जो है वो आसमान में उड़ता कैसे है, किस तरीके से जो है कि वो नेविगेट कर पाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक पहले स्टार्टिंग में समझा रहा हूं, फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा इसका और टेक्निकल टर्म यहाँ पर इस तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर एक मतलब इजी वे में समझिए। देखिए, यहाँ पर एक आपको जीपीएस दिखाई दे रहा है, 2 विमान दिखाई दे रहे हैं जिनको हम ए कह देते हैं, और ये विमान आपका विमान बी है आपका। ठीक है, थोड़ा सा ये दिक्कत कर देता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, विमान बी है, तो ये विमान ए है और विमान बी है, दोनों यहाँ पर हवा में है। दोनों आपको दिख रहा है कि एक ही जगह पे आ रहे हैं। मान लीजिएगा कि ये जो है ये आपका रनवे होगा और इन दोनों को यहाँ पर ही उतरना होगा। तो अब ये लोग कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, क्योंकि अब ना ये इनसे बात कर सकता है ना ये इनसे बात कर सकता है। तो इसके लिए एक रास्ता होता है, और रास्ता दिखाने वाला एक मतलब कि क्या कहते हैं उसको, यंत्र होता है, जिसको जीपीएस कहा जाता है। जो लोग कार वगैरह, मोबाइल वगैरह, आप सभी लोगों के फोन में तो जीपीएस होगा ही, मतलब मैप, गूगल मैप होगा ही। कहीं आपको जाना होता है तो लोकेशन डालकर वो आपको डायरेक्शन दिखाता है। कुछ उसी तरीके का एडवांस वर्जन ये होता है। तो ये इससे भी जानकारी कलेक्ट करता है, इससे भी जानकारी कलेक्ट करता है। जानकारी क्या क्या होती है, तो कई प्रकार की जानकारियां होती हैं, जो मुख्यतः मैं आपको बता रहा हूं समझने की दृष्टि से। वो यह हो सकता है कि जैसे यह कितने अल्टीट्यूड पर, कितनी हाइट पर ये उड़ रहा है, साथ ही इसकी रफ्तार कितनी है, इसकी रफ्तार कितनी है,
इन दोनों की यहाँ पर रफ्तार वगैरह सारी जानकारियां लेता है। उसके बाद यहाँ पर ग्राउंड स्टेशन पर इन सारी जानकारियों को भेजा जाता है। इन जानकारियों को ग्राउंड स्टेशन फिर आपका यहाँ पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसके पास पहुंचाता है, जो फिर इन दोनों को नेविगेट कर पाता है कि देखिए आप इतने पे हैं, आपको किसको पहले उतरना है, किसको बाद में उतरना है, किसको यहाँ पर चक्कर लगाते रहना है अभी जब तक कि एक विमान न उतर जाए। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर इस तरीके से होती है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा एडवांस में। देखिए यहाँ पर आपको 3 कलर की तीर या एरो दिखाई दे रही होगी, जिसमें मैं देखिए मुझको कलर का बहुत ज्यादा ज्ञानवान नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको नॉर्मल बता रहा हूँ। ये जो है ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये रेड कलर है। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर का दिखाई दे रहा है, एक आपको यहाँ पर ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, और ये आपको पता नहीं किस कलर का है, मैं पिंक मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो है ये आपका एटीसी का सिग्नल है। ये वाला जो कलर है पिंक कलर वाला, ये आपका एटीसी द्वारा सिग्नल इन प्लेन्स को भेजा जा रहा है। जो आपका ये ब्लू कलर वाला दिखाई दे रहा है ये आपका जो जीएनएसएस सिग्नल है, यानी कि जो सैटेलाइट वाला सिग्नल है उसको दर्शा रहा है कि जो सैटेलाइट के द्वारा इनको सिग्नल्स दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसी में आपको ये लाल कलर वाला भी सिग्नल दिख रहा होगा। साथियों ये सिग्नल है जो मालवेयर यानी कि जो यहाँ पर जीपीएस स्पूफिंग कर रहे हैं उनका है, उनका सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पर एटीसी क्या करता है, देखिए यहाँ पर जीएनएस से इनको जो है कि पूरा सिग्नल मिल रहा है, तो ये एक्यूरेट चीजें बता रही होंगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा कि ये एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर या फिर इन सिग्नल को बीच में ब्रेक करके ये अपना सिग्नल भेज देगा, और वो सिग्नल जो है कि इनको गलत पहुंचा देगा। यानी कि इन सिग्नल्स के बीच में यह सिग्नल जाता है जो कि इन प्लेन्स को लगता है कि ये एक्यूरेट जो है कि जीपीएस का हमको डाटा मिल रहा है, लेकिन ये वास्तव में किसी अन्य द्वारा यहाँ पर बाधित करके इस तरीके से सिग्नल भेजा जाता है। आइए इसको विस्तार से अब लिखित रूप में समझाते हैं। देखिए जीपीएस और जीएनएस स्पूफिंग को समझने के लिए इसकी परिभाषा की बात करें तो स्पूफिंग एक साइबर इलेक्ट्रॉनिक हमला है जिसमें जो जीपीएस का रिसीवर है उसको धोखा देने के लिए गलत स्थिति साथ ही ऊंचाई समय दिखाने के लिए नकली उपग्रह जो है संकेत यहाँ पर प्रेषित किए जाते हैं। क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जीएनएस यहाँ पर दे रहा है, तो जो इसके अंदर इस प्लेन के अंदर में जो रिसीवर लगा होगा इस सिग्नल का, तो ये क्या करेंगे कि ये एक अपना सिग्नल यहाँ पर भेज देंगे इस प्लेन के पास, और जो उसका रिसीवर होगा वो समझेगा कि यही वाला जो डाटा आ रहा है यह एक्यूरेट डाटा है। लेकिन ये करते क्यों हैं, इसीलिए कि इसको लगे कि ये एक्यूरेट डाटा जो दिया जा रहा है वो सही डाटा है, और उसमें ये लोग गलत जानकारी भेज देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये एयरपोर्ट से या फिर मतलब धरती से 500 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, ये 500 फीट की ऊंचाई पर है और इसको लैंड करने के लिए इतनी फीट की ऊंचाई अगर अनिवार्य है अभी फिलहाल के समय में, तो ये इसको कह देगा कि नहीं भैया तुम जो है वो क्या कहते हैं कि 700 फीट के ऊंचाई पर हो, या फिर बता देगा कि तुम जो है अभी फिलहाल 300 फीट के ऊंचाई पर हो। ठीक है, जब ये गलत इंफॉर्मेशन इसके पास भेज दे और जो पायलट है वो इसी को सही मान ले, तो फिर वो तो सोचेगा उसको चाहिए कितना फीट, तो 500 फीट की हाइट मेंटेन करके रखनी है अभी फिलहाल, तो वो कितना चला जाएगा 700 फीट। अगर 700 फीट उसको ये दिखा दिया तो फिर वो अपने आप को और डाउन कर लेगा। यानी कि उसको जाना था 500 फीट पर, वो 500 फीट पर था भी, लेकिन उसको ये जो मतलब कि गलत डाटा भेजने वाले लोग थे वो क्या किए कि उसको बता दिए कि नहीं तुम 700 फीट पर हो, यानी कि 200 फीट उसको ऊपर दिखा दिए। तो फिर अपनी वो 500 फीट की हाइट मेंटेन करने के लिए 200 फीट और नीचे आएगा, और वो नीचे अगर आएगा तो वो आ जाएगा 300 फीट पर, 300 फीट पर आ जाएगा। अब जब वो उसको 300 फीट पर आ जाएगा तो इसका अर्थ है कि वो जब लैंडिंग का समय होगा तो यानी कि वो रनवे से पहले ही लैंड कर जाएगा। अगर वो इस डाटा के हिसाब से चलेगा तो फिर यहाँ पर दुर्घटना हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर इसको गलत इंफॉर्मेशन देके बता दिए सब कि नहीं तुम 300 फीट पे आ गए हो, तो फिर ये बेचारा 200 फीट और ऊपर लेकर चला जाएगा,
और ये पहुंच जाएगा 700 फीट पर, यानी कि है तो था तो ये 500 फीट पर और उतना ही इसको मेंटेन करना था। लेकिन इन बदमाशों ने यहाँ पर इसको गलत जानकारी दे दी कि तुम जो है 300 फीट पर आ गए हो, ये अपनी हाइट 500 मेंटेन करने के चक्कर में 700 पर लेकर चला जाएगा। उसके बाद इसको लैंड करना था यहाँ से, अब ये लैंड करना स्टार्ट करेगा यहाँ से। अब इसको लैंड करने के लिए जो रनवे है खुद को रोकने के लिए वो कम मिलेगा। इसके बाद जो है कि ये आगे जाके बाउंड्रीज वगैरह में किसी अन्य प्लेन में टकरा जाएगा और यहाँ पर दुर्घटना हो जाएगी। तो यही जो मेन चीज है वो ये लोग करना चाहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाया। ठीक है, अब साथियों बात करें, आप लोग सुने होंगे यहाँ पर कि जैमिंग, ज्यादा लोग जो नाम सुने होंगे वो जैमिंग का नाम जानते होंगे। जैमिंग में और इसमें अंतर क्या होता है? तो देखिए स्पूपिंग में तो इसका प्रभाव क्या होता है, तो जैमिंग में आपके जीपीएस सिग्नल को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, जबकि स्पूपिंग में आपको गलत डाटा भेजा जाता है, यानी कि आपके रिसीवर को कुछ जाम वगैरह नहीं किया जाता है, उसके पास डाटा ही गलत भेज दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से कहें तो इस कंडीशन में जो पायलट है उसको तो ये पता चल जाएगा कि भैया हमारा जीपीएस जैम कर दिया गया है, तो वो खुद का दिमाग यूज करेगा। लेकिन यहाँ पर तो उसको गलत जानकारी दी जाएगी, उसको लगेगा कि जीपीएस तो हमारा सही काम कर रहा है, तो इसमें खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। खैर खतरा इसमें भी है लेकिन इसमें सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ पर उसको पता ही नहीं है, वो पहले से अवेयर ही नहीं है कि उसका जीपीएस जो है वो गड़बड़ हो चुका है। वहीं इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पर सिग्नल कुछ नहीं आएगा अगर जैम कर दिया गया है, और यहाँ पर रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी या फिर उसको गलत समय दिखा दिया जाएगा। अब इसका जो डिटेक्शन है वो क्या है, तो ये इजीली नोटिस किया जा सकता है, यानी कि ये जो है कि आसानी से पता लगाया जा सकता है। मान लीजिए कोई डाटा ही नहीं मिल रहा है तो पता चल ही जाएगा कि आपका जीपीएस खराब हो गया है या फिर जो है कि जैम कर दिया गया है। और इसमें क्या होगा कि पायलट की सूझबूझ पर निर्भर करेगा कि उसको क्या पता चल रहा है कि मतलब वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कि ये हम तो इतने हाइट पर हैं लेकिन ये गलत दिखा रहा है, उसको अपनी सूझबूझ से यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो स्पूपिंग यहाँ पर हार्ड है। उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों यह काम कैसे करता है मैंने आपको ये पूरा चीज यहाँ पर अच्छे से आई थिंक समझा दिया है। ठीक है, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, स्पूपिंग के प्रकार को समझ लीजिए कि कितने प्रकार का होता है। तो पहला होता है सरल जोरदार स्पूपिंग जो कि वैध सिग्नलों को दबाता है। दूसरा होता है मिकोनिंग जो कि विलंबित वास्तविकता सिग्नल को पुनः प्रसारण करता है, यानी कि लेट सिग्नल देता है। पहला वाला क्या करता है, तो ये वैध सिग्नल को रोकता है। तीसरा क्या है, परिष्कृत स्पूपिंग, यानी कि सुचारू विश्वसनीय बदलाव का अनुकरण करने के लिए सिग्नल टाइमिंग में हेरफेर करता है, यानी कि जो सिग्नल की टाइमिंग है उसको ये यहाँ पर चेंज करता है। कुछ इस तरीके से ये पूरा काम करता है। मान लीजिए कि जैसे सैटेलाइट से जीपीएस से इसको यहाँ से लोकेशन मिल रही है, इसको यहाँ से पता चल रहा है, जीपीएस कह रहा है देखो भैया तुमको ये ब्लैक वाला जो डॉट दिख रहा है तुमको लैंड यहाँ पर करना है, लेकिन ये जो कंट्रोलर है, जो ग्राउंड कंट्रोलर है, जो यहाँ पर इसको जो स्पूफर है जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इससे अच्छा एक चीज और यहाँ पर समझ लीजिए, जो जीपीएस से आता है सिग्नल वो थोड़ा सा वीक होता है और यहाँ पर इसी का फायदा उठाया जाता है, और ये जो स्पूफर होता है ये यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज देता है जो कि लगता है उस जीपीएस रिसीवर को कि ये सही वाला है, और वो उसी को मान लेता है और ये यहाँ पर इसी को फॉलो करते हुए मान लीजिए इसको यहाँ पर जाकर उतरना होगा, यानी कि लैंडिंग लोकेशन ये है लेकिन यहाँ पर लैंड ये यहाँ पर कर जाएगा अगर ये इस स्पूफर की बात मान लेता है। तो इसकी कई कंडीशंस होती हैं, इसको बचने का वो आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए अब आखिर में यहाँ पर हुआ क्या है, इस जगह पे क्या हुआ है, तो देखिए कई दिनों तक यहाँ पर आईजीसी यानी कि जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, तो वहां पर हवाई अड्डे पर आने जाने वाले जो कई विमान हैं उन्होंने गलत और असंगत जीपीएस डेटा की सूचना दी, जिसमें जो है कि गलत ऊंचाई, गलत रनवे संरेखण और भूभाग की चेतावनी यहाँ पर शामिल थी। साथियों हवाई यातायात जो नियंत्रक है यानी कि एटीसी, इसने मैनुअल रडार वेक्टरिंग का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी कि जो एटीसी है इसने मैनुअली मतलब ये ऑटोमेटिक से शिफ्ट कर दिए कि नहीं भैया यहाँ पर डाटा गलत मिल रहा है, इसको चेंज करो, ये उससे चेंज करके यहाँ पर जो मैनुअल रडार वेक्टरिंग है इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, और कई उड़ानों को यहाँ पर जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया, यानी कि जयपुर इसको भेज दिया।
यहाँ पर इसको जयपुर भेज दिया गया। कई जो उड़ानें थी, क्योंकि यहाँ पर उनको लैंड करवाना पॉसिबल नहीं था या फिर उसमें बहुत ज्यादा खतरा था। वहीं यह व्यवधान हवा की दिशा में बदलाव के साथ हुए हैं, जिससे विमानों की पारंपरिक ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के बजाय GNS आधारित RNAV यानी कि एरिया नेविगेशन प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब जो है पूर्वा वाली हवा का रुख हो रहा है भारत की तरफ, तो इसलिए यहाँ पर जो ILS काम करता है उसको, जो पारंपरिक ILS होता है उसको चेंज करके यहाँ पर सबको GNSS और RNAV का यूज करके यहाँ पर लैंडिंग करना होता है। तो इसलिए ये एकदम मतलब एक्यूरेट समय भी चूज किया है कि जिस समय ये लोग इसको चेंज कर रहे होंगे हम लोग उसी समय पर अटैक किया जाएगा, यानी कि कमजोर समय को सेलेक्ट करके यहाँ पर इस तरीके का काम किया गया है। साथियों, DGCA ने तुरंत जांच शुरू किया और स्पूपिंग सिग्नल के उत्पत्ति का पता लगाने के लिए उड़ान डेटा और ATC रिकॉर्ड और विमान के GPA को लॉग एकत्र किए, यानी कि इन सारे डाटा को एकत्रित करके अब जो DGCA है वो पता लगाना चाह रहा है कि ये किस जगह से हुआ। साथियों, आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना भारी ट्रैफिक रहता है। यहाँ पर जो देखिए आप यहाँ पर कितनी जो क्या कहते हैं कि फ्लाइट्स यहाँ पर एक जगह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये दिल्ली का मैप था जो कि आपको मिल जाएगा, जैसे ट्रेनों के लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर इज माई ट्रेन और अन्य प्रकार के, उसी तरीके से बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इस तरीके का डेटा आपको दिखाई देता है। अब बात करें कि जो IGI यानी कि जो एयरपोर्ट है दिल्ली का, उस हवाई अड्डे को ये क्यों प्रभावित हुआ, मतलब वो क्यों प्रभावित हुआ, तो देखिए जो GNS पर भारत की निर्भरता है, यानी कि आधुनिक RNP आवश्यक नेविगेशन प्रदर्शन और जो RNAV है यानी कि दृष्टिकोण उपग्रह नेविगेशन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। और पूर्वी हवाओं के दौरान दिल्ली के रनवे GNS, ये बार बार दिक्कत करता है यार, समझ नहीं आता है, ठीक, ये GNS दृष्टिकोण पर जो है कि निर्भरता को बढ़ाते हैं। वहीं उच्च वायु यातायात घनत्व यानी कि प्रतिदिन 1500 से अधिक उड़ानों के साथ GNS छोटे व्यवधान भी जो है कि यहाँ पर बड़े प्रभाव पैदा कर सकते हैं। वहीं होल्ड, डाइवर्जन और भीड़ भाड़ भी यहाँ पर हो सकती है। बात करें तो कुछ रनवे पर सीमित ILS बैकअप है, यानी कि रख रखाव और के अधीन कुछ रनवे को पूर्ण ILS क्षमता का अभाव था, जिससे कि GNSS मार्गों पर यहाँ पर निर्भरता जो है कि वो बढ़ गई थी। देखिए इस समय जो मेन वहाँ का रनवे है, तो क्या कहते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का, वहां पर मेंटेनेंस का काम हो रहा है और जिसके वजह से ये दिक्कत और यहाँ पर बढ़ गई है। वहीं शहरी विद्युतीय चुंबकीय वातावरण यानी कि दिल्ली के आसपास में घना रेडियो स्पेक्ट्रम है जो दुष्ट ट्रांसमीटरों का पता लगाना कठिन बना देता है और हस्तक्षेप का जोखिम भी यहाँ पर बढ़ा देता है। यानी कि दिल्ली के पास बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो स्पेक्ट्रम लगा हुआ है, जिसके वजह से ये एग्जैक्ट पता करना कि कहाँ से आ रहा था वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब साथियों बात करें पायलट और ATC की प्रतिक्रिया की कि क्या रहा उनकी प्रतिक्रिया, तो पायलट ने कार्यवाही क्या की, तो उसने GNS आधारित जो ऑटो पायलट मोड है उसको बंद कर दिया। जहां पर उपलब्ध हो वहां ILS और जो बैरोमेट्रिक VNAV है या फिर जो जड़ित नेविगेशन है उस पर वापस लौट गया, यानी कि आप समझिए कि ऑटोमेटिक से ये यहाँ पर मैनुअल पे लौट कर चले आए। वहीं अप्रोच और लैंडिंग के लिए ATC वेक्टरिंग और दृश्य संदर्भों पर निर्भर रहे और गलत अवरोही प्रोफाइलों का जोखिम उठाने के बजाय हार्डवर्ड, डाइवर्ट और होल्ड का विकल्प चुना। यानी कि जिनको लग रहा था कि दिक्कत होगी उसके वजह से खतरा मोल लेने से अच्छा इन्होंने समझा कि जिन प्लेन्स को यहाँ पर लैंड कराने में दिक्कत है उनको यहाँ से डाइवर्ट कर दो या फिर उनको अभी होल्ड पर करके रखो, ऊपर रखो, ताकि वो लैंड हो जाए। उसके बाद जो है कि उन प्लेन्स को लैंड करा, पहले जो प्लेन्स आए हैं वो लैंड हो जाए। वहीं ATC की कार्यवाही क्या रही, तो सभी एयरलाइनों को सचेत करते हुए नोटम जारी कर दिया गया यहाँ पर, यानी कि सभी ATC को बता दिया गया कि इस तरीके का कुछ हो रहा है। वहीं मैनुअल नियंत्रण और रडार निगरानी बढ़ा दी गई। अन्य हवाई अड्डों पर डाइवर्जन और समन्वय किया गया। वहीं DGCA और स्पेक्ट्रम निगरानी प्राधिकरण के लिए यहाँ पर डेटा एकत्रित किया गया। ठीक है, अब बात करें हिस्टोरिकल
जो प्रेसिडेंट्स हैं कि क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है या पहले भी हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक सी में 2017 में इस तरीके का हुआ था, 2019 में भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में हुआ, 2023 में यूएस और यूरोप में भी यहाँ पर इस तरीके का हुआ था। यानी कि यह ग्लोबली पूरा अच्छे तरीके से ये लोग काम करते हैं। अब बात करें दुनिया भर में खासकर संघर्ष क्षेत्रों में, जैसे जीपीएस में हेराफेरी बढ़ रही है। जून में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA ने पिछले वर्ष संघर्ष क्षेत्रों में जीपीएस जामिंग या फिर स्पूफिंग के 4.3 लाख यहाँ पर जो है कि केसेस दर्ज किए। यानी कि ये जो काम हो रहा है वो बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा है। 4.3 लाख ये मामले जो है कि 2023 में मतलब कि 2024 में ये जो है कि दर्ज किए गए, जो 2023 की तुलना में 62% जो है कि यहाँ पर अधिक थे। साथियों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर नवंबर 2023 में और फरवरी 2025 के बीच में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में जीपीएस जो है जीपीएस हस्तक्षेप और स्पूफिंग के लगभग 465 घटनाएं यहाँ पर दर्ज की गई। वहीं मार्च में भूकंप प्रभावित म्यांमार में राहत सामग्री ले जा रहे भारतीय वायुसेना के विमान को भी यहाँ पर जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ा और उन्हें बैकअप नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ा। यानी कि जब म्यांमार में यहाँ पर भूकंप आया था तो उस समय भारत के जो वायुसेना यहाँ पर पहुंच रही थी, जो सामान लेकर मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर, माफ करिएगा थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, तो मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर जो ये पहुंच रही थी वो यहाँ पर उनको भी यहाँ पर जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ यानी कि ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही बड़े स्तर पर इस काम को किया जा रहा है और इनको पकड़ने में सरकार या फिर जो एजेंसियां हैं वो अभी नाकाम रह रही हैं। साथियों, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उड़ान ट्रैकिंग वेबसाइट जो फ्लाइट रडार 24 है, उसके अनुसार मंगलवार रात दिल्ली के ऊपर हवाई व्यवधान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा था। यानी कि दुनिया में जितने व्यवधान हुए उनमें दूसरा सबसे ज्यादा नंबर पर दिल्ली में हुआ था। वहीं रिपोर्ट ने आगे बताया गया है कि लगभग 7 उड़ानों को जयपुर की ओर मोड़ दिया गया और नेविगेशन जो इंटीग्रेट श्रेणी का मान जो जीपीएस सटीकता का एक माप है उसे सामान्य 8 से गिरकर यहाँ पर जो सामान्य होता है 8 उससे गिरकर वो 9 पर आ गया था। ठीक है, अब साथियों इसका व्यापक निहितार्थ क्या निकलता है। देखिए, विमान सुरक्षा यानी कि यह एक यहाँ तक कि अस्थायी स्पूफिंग घटनाएं पायलट वर्कलोड जो है, वहीं ईंधन का जलना है, जो एटीसी की जटिलता है उसको ये लोग बढ़ा देती हैं। वहीं जो दृष्टिकोण और लैंडिंग जैसे महत्वपूर्ण उड़ान चढ़ने हैं उनके दौरान यह क्रैश होने का खतरा ज्यादा बढ़ा देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो सैन्य और रणनीतिक प्रतिष्ठानों से दिल्ली की निकटता स्पूफिंग को दोहरे उपयोग की सुरक्षा खतरा बनाती हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध परीक्षण और विदेशी खुफिया गतिविधियों के साथ संभावित ओवरलैप को खारिज नहीं किया जा सकता है। अब इसकी नियामक प्रतिक्रिया क्या रही, तो डीजीसीए ने जो है कि रक्षा मंत्रालय के साथ यहाँ पर कार्य किया, नियामक प्राधिकरण जो डीओटी है, डब्ल्यूपीसी है उसके साथ, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और वाणिज्यिक बेड़े में जो अनिवार्य मल्टी सेंसर नेविगेशन है उसकी यहाँ पर समीक्षा चल रही है। डीजीसीए GNSS हस्तक्षेप प्रबंधन पर नए जो परिपत्र है वो जारी कर सकता है। साथियों, ये पूरा जो है कि सिस्टम हुआ था यहाँ पर इन लोगों की जो हरकतें थी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपकी अपनी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो कृपया करके अपने छोटे भाई को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन करके थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की अपनी जैसी मर्जी। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।